नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हम लोगों के यहाँ कोई बहुत ज़्यादा अगर एक दूसरे की तारीफ करे तो लोग कहते हैं कि अरे यार क्यों बटरिंग कर रहा है, क्यों चमचागिरी कर रहा है। गुजरात का अमूल मक्खन, ऐसा लगता है पूरी बाल्टी भर के अमूल मक्खन मोदी जी ने भागवत जी पर लगा दिया। बड़े बड़े लंबे चिलेक। मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि मैं तो इन्हीं को भगवान विष्णु का अवतार समझता था, ये भागवत जी को समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया मैं नहीं हूँ भगवान विष्णु का अवतार, तो लगभग भागवत जी हैं। भाव लेख से यही छपता है, यही समझ में आता है, यही दिखता है। 11-12 साल बाद मोहन भागवत की इतनी चमचागिरी की जरूरत क्यों पड़ गई मोदी जी को? कुर्सी जो ना करा दे, कुर्सी का लालच जो ना करा दे। जो स्वाभिमानी मोदी जी कभी संघ के मुख्यालय जाने की बात नहीं करते थे। जो जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव से पहले कहते थे हमको संघ की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बीजेपी इतनी ताकतवर है। आज अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मोदी जी को बड़े बड़े लेख अखबारों में छपवाने पड़ रहे हैं, जिसमें मोहन भागवत को सब कुछ बताया गया है। राजनीति के इस खेल को समझने के लिए अभय दुबे जी का ये एपिसोड जरूर सुनना चाहिए आपको। मैं ले चलता हूं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मेरे घर 7-8 अखबार आते हैं। मैंने अखबार खोले, मेरा मन खुश हो गया। मुझे पता ही नहीं था कि मोदी जी के दिल में भागवत जी के लिए इतना सम्मान है। हर बड़े अखबार में मोदी जी का लेख कि भागवत, बस उन्होंने यही नहीं कहा कि मैं भगवान विष्णु का अवतार मैं नहीं हूँ, भागवत है। ये नड्डा, ये बाकी नेता जो मुझे कहते हैं भगवान विष्णु का अवतार हैं, ये गलत कहते हैं। असली भगवान विष्णु का अवतार तो भागवत है। और वो लेख पढ़ के कि मेरा जीवन सफल हो गया कि भागवत जी ऐसे आ गए। कहते हैं ना हमारे यहाँ की बटरिंग करना, बटर लगाना, तो जितनी अमूल की फैक्ट्री में बटर होता होगा सारा सारा उनने मोहन भागवत को लगा दिया। उम्मीद नहीं करते थे कोई कि कुर्सी जो ना करा दे। 17 तारीख से पहले, रिटायरमेंट प्लान से पहले मोदी जी की इतनी बढ़िया बटरिंग भागवत को, इतना बढ़िया मक्खनबाजी भागवत को। एक नारा था कि ये डर क्या कहलाता है या ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज से कुछ समय पहले जब जेपी नड्डा कह रहे थे कि हमें संघ की जरूरत ही नहीं है, हम तो इतने ताकतवर हो गए, आज वो भागवत भगवान विष्णु का अवतार टाइप के नजर आ रहे हैं मोदी जी को। कौन सा डर है, कौन सी चीज है जो मोदी जी को डरा गई, जो इतनी चमचागिरी पर कराए? देखिए, आपकी बात के मेरे पास एक से ज्यादा सवाल जवाब है और मैं सबसे पहले एक मनोरंजक जवाब देता हूं आपको। वो ये है कि सवाल आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि कौन भगवान विष्णु का अवतार है इनमें। सवाल ये पूछना चाहिए क्या भारत में केवल एक ही नॉन बायोलॉजिकल है या दो नॉन बायोलॉजिकल है। सवाल ये पूछना चाहिए। हाँ, बात तो सही। हाँ, मोदी जी की इस बातचीत से लगता है कि भारत में एक नॉन बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि दो नॉन बायोलॉजिकल है। देखिए, मोदी जी जिस वक्त लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त मोदी जी ने ये कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। ऐसा उन्हें लगता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। अच्छा, तो इसमें अभी बीच में एक सवाल उठ गया कि जब वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह रहे थे मोदी जी, तो क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहे थे? मैंने अपने इस वीडियो में एक सवाल भी उठाया है, लोगों ने बड़ा लोकप्रिय सवाल, बहुत लोगों ने ध्यान से सुना, बड़ी उसकी पर प्रतिक्रियाएं आई कि जब मोदी जी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह रहे थे, तब क्या उनकी मां का अपमान नहीं हो रहा था? क्योंकि तब तो वो कह रहे थे कि मैं हीरा बहन के गर्भ से पैदा नहीं हूं, मैं तो ईश्वर की संतान हूं। ईश्वर किसी की गर्भ से थोड़ा, भगवान विष्णु की कोई मां थोड़ी ना थी, महादेव की कोई मां थोड़ी ना थी कोई, वो तो उनके अवतारों की मां होती हैं। मोदी ने सीधा कहा था, मोदी जी ने ये भी नहीं कहा था कि वो अवतार हैं, उन्होंने कहा, सीधे कहा था नॉन बायोलॉजिकल। देखिए, इस बात में फर्क है। अब मैं थोड़ा सा, आप कहेंगे मैं थोड़ा बहस को पटरी उतार रहा हूं, लेकिन पहले तय हो जाना चाहिए कि विष्णु भगवान के अवतार में और नॉन बायोलॉजिकल में क्या फर्क है। आपके सवाल से मेरे दिमाग में एक नई बात पैदा हुई है, नया विचार आया है। जब चंपत राय जी ने कहा, आदरणीय चंपत राय जी ने जब ये कहा कि मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, और जब नड्डा जी ने ये कहा कि वो तो देवताओं के देवता हैं, जब इस तरह की बातें साक्षी महाराज ने कहा और इन लोगों ने सब ये कहा, तो ये सब लोग मोदी जी की एक अवतार के रूप में कल्पना कर रहे थे। तो उस स्थिति में मोदी जी हीरा बहन के गर्भ से जन्म ले सकते थे, क्योंकि अवतार तो किसी न किसी मां के गर्भ से जन्म लेता है। भगवान राम ने
कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था, कृष्ण जी ने कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था, वो देवकी नंदन थे। ब्रह्मा का कोई अवतार नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते। लेकिन मोदी जी को लगा कि मोदी जी ने कहा कि ये लोग गलत बोल रहे हैं, ये सही नहीं बोल रहे हैं, मैं अवतार नहीं हूं, मैं स्वयं भगवान हूं, लोग मेरा अवतार होकर धरती पे आता है। तो मोदी जी ने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, क्योंकि भगवान राम तो बायोलॉजिकल फॉर्म में आए थे धरती पे, कृष्ण भी बायोलॉजिकल फॉर्म में आए थे, उनकी तो मृत्यु के विवरण भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है, रामचरितमानस, उनकी मृत्यु के विवरण भी है। अब वो बायोलॉजिकल थे इसीलिए उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी का कहना था कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, इसलिए ना तो उनका जन्म हुआ है और ना ही उनकी मृत्यु होगी। तो पहली बात तो यह है कि आज मेरी समझ में आया है इतने दिनों बाद, मतलब मोदी जी के ज्ञान की था और उसके समकक्ष हो पाना कोई आसान काम थोड़ी ना है। मेरी सारी जिंदगी की पढ़ाई लिखाई भी उसके सामने कमजोर है कि मैं अभी तक यही नहीं समझ पाया था कि नॉन बायोलॉजिकल में और अवतार के बीच में क्या फर्क होता है। आज समझ में आया, मैं आपके सवाल को इसका श्रेय देता हूं। दूसरे, जो नॉन बायोलॉजिकल है वो किसी दूसरे व्यक्ति को अवतार घोषित कर सकता है या पहचान सकता है कि ये मेरा अवतार है। ये हो सकता है कि नरेंद्र भाई ने सोचा हो कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो मोहन भागवत शायद मतलब जो है वो नॉन बायोलॉजिकल के अवतार है। तो ये एक तरफ नॉन बायोलॉजिकल है और एक तरफ नॉन बायोलॉजिकल का अवतार है। आ गई समझ में। मुझे लगता है कि अब मेरे ख्याल जिस समस्या के ऊपर हम लोग विचार कर रहे हैं वो समस्या निदान हो गया, सेटल हो गई है। मतलब हाँ, समस्या का अभी निदान हो गया कि भगवान विष्णु का अवतार कौन है, ये सेटल हो गया मामला। भगवान विष्णु का अवतार कौन है? भगवान विष्णु के अवतार मोहन भागवत है, लेकिन भगवान विष्णु जो है वो नरेंद्र मोदी, ये तय हो गया, जोड़ी तय हो गई। ये मामला ये है। अब सवाल ये आता है कि ये बात इन्हीं लोगों को क्यों पता है, ये बात किसी और को क्यों नहीं पता लग पाई? क्यों भगवान विष्णु तो अपने आप को कहते नहीं है कि भगवान है, उनको तो सब लोग जानते ही है कि भगवान है भाई। भगवान विष्णु खुद तो ना कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, नो, सब लोग जानते हैं कि वो भगवान विष्णु है। यही उनकी शक्ति है कि उनको अपने आप को भगवान नहीं बताना पड़ता, वो तो स्वयं सिद्ध भगवान है, उनको सिद्ध करने की आवश्यकता थोड़ी ना है कोई। इसी तरीके से जो भगवान के अवतार होते हैं उनको ये बताने की जरूरत थोड़ा पड़ती है कि वो अवतार हैं। वो तो पहले ही से ही माना जाता है कि रावण को पता था कि भाई ईश्वर का अवतार आ रहा है धरती के ऊपर और मैं उसके हाथ से मरूंगा, इसलिए मैं उसकी पत्नी का हरण कर लूंगा तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो रावण की जो लाइन ऑफ एक्शन थी वो तो इस तरह की लाइन ऑफ एक्शन थी। यहां पे क्यों ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नॉन बायोलॉजिकल है उसको और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विष्णु का अवतार है उसको अपने बारे में बताना पड़ता है, या नॉन बायोलॉजिकल को अवतार के बारे में बताना पड़ता है, अवतार को नॉन बायोलॉजिकल के बारे में बताना पड़ता है, उसको क्यों बताना पड़ता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक व्यवहारिक प्रश्न है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। सहमत हो गया आपकी बात। देखिए समस्या क्या है, समस्या यह है कि देश में 17 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के, 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में और 11 साल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, लेकिन आज तक इन लोगों की तारीफ करने वाला इनकी पार्टी और संगठन के अलावा और कोई नहीं मिला। यही लोग आपस में एक दूसरे की तारीफ करते हैं या अपनी तारीफ खुद करते हैं, या यही लोग एक दूसरे की तारीफ करते हैं, इनकी तारीफ और कोई नहीं करता। आपने कभी सुना मोहन भागवत की तारीफ में किसी ऐसे व्यक्ति का लेख जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़ा हुआ ना हो? कम से कम मैंने तो नहीं देखा। यही स्थिति नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी उनकी पार्टी और संघ से जुड़े हुए लोगों के अलावा और कोई नहीं करता। तो ये क्या बात है कि 11 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद आज तक ऐसे बुद्धिजीवी इस देश में नहीं देखे गए जो कि इन लोगों से जुड़े हुए ना हो और फिर भी इनकी प्रशंसा कर रहे हो। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके ऊपर सोचना चाहिए।
बात तो सही है कि इतना प्रभावशाली होने के बावजूद सरकार का, सत्ता प्रतिष्ठान का एक एक मतलब जो कोना कोना है इन लोगों के शिकंजे में है, इसके बावजूद भी इन लोगों को खुद अपनी कलम से ही अपनी तारीफ करनी पड़ती है। कोई दूसरा नहीं करता, कोई दूसरा ऐसा नहीं करता जो कि अच्छा, दूसरा ये है कि ये अगर पार्टी के अंदर और वो लोग दूसरे लोग पार्टी के भीतर और संघ के छुटभइये लोग अगर इनकी तारीफ में लोग लिखें, उसकी तरफ ध्यान कौन देता है? इनकी तारीफ करने के लिए भी तो एक बड़ी हस्ती चाहिए कोई, तो वो बड़ी हस्ती नहीं मिलती। मिलती भी है तो इनके भीतर की मिलती है, इनके बाहर की नहीं मिलती। मैं तो बार-बार ये सवाल पूछता हूं कि 17 साल तक जिस पार्टी, जिस संगठन की इस देश में हुकूमत रही हो, उसकी प्रशंसा करने वाले लोग उस संगठन के दायरे के बाहर क्यों नहीं होते? बात सही है, लेकिन अब मैं मूल सवाल पे आता हूं। इतने 11-12 साल बाद अब मोदी जी को भागवत की तारीफों में, प्रशंसा में ये लेख लिखने की जरूरत क्या पड़ी? क्या मोदी जी समझ गए कि नया अध्यक्ष नहीं चुनने देगा संघ? मोदी जी समझ गए कि 17 तारीख को संघ इशारा कर सकता है? मोदी जी समझ गए कि संघ उनसे कह सकता है अब जाइए परामर्शदासी मंडल में जाइए, वहां आराम करिए? संघ कोई बड़ा प्लान कर सकता है? इसी के संग एक सवाल हो, क्या संघ इस चमचागिरी से खुश हो जाएगा? क्या मोहन भागवत मान जाएंगे इस चमचागिरी से? इन दोनों नहीं, बातों संघ इस चमचागिरी से बिल्कुल खुश नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जिस तरह के लोग होते हैं, थोड़ा बहुत मेरा परिचय है, थोड़ा बहुत मैंने उनके मन की थाह लेने की भी कोशिश की है, कुछ पढ़ाई लिखाई के जरिए, कुछ निजी बातचीत के जरिए। मैं ये मानता हूं कि वो लोग अपने निशाना, जो उनका निशाना है, लक्ष्य है, हमें वो पसंद हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। रफ्तार भले ही धीमी हो, रुक रुक के हो, लेकिन वो निरंतर बिना रुके हुए काम करते रहते हैं उसकी तरफ। व्यक्ति का महत्व तो ना के बराबर होता है। व्यक्ति का महत्व तभी तक होता है जबकि वो लक्ष्य को सिद्ध करने में कोई योगदान कर रहा हो। नरेंद्र मोदी को वो तभी, नरेंद्र मोदी, जब तक नरेंद्र मोदी अपने दम पर स्पष्ट बहुमत ला रहे थे, तब तक नरेंद्र मोदी की हैसियत उनके सामने कुछ और थी। जैसे ही नरेंद्र मोदी अपने दम पर स्पष्ट बहुमत लाने में विफल रहे, वैसे ही नरेंद्र मोदी, उनकी नजर में नरेंद्र मोदी की हैसियत बदल गई। आप समझिए मेरी बात क्या है। 2024 के चुनाव से ठीक पहले तक नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते थे, कुछ भी करते थे, संघ की तरफ से कोई आपत्ति नहीं होती थी, कोई छीटाकशी नहीं होती थी, मोदी जी की टांग खिंचाई नहीं होती थी। मोदी जी को अधिकार था, वो 10 मिनट में जो है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तय कर सकते थे, अध्यक्ष बना, कुछ भी कर सकते थे, मोदी जी, उनके हाथ में था। पूरा गुजरात का मंत्रिमंडल बदल देते थे, पूरे गुजरात का मंत्रिमंडल बदल, कोई कुछ नहीं बोला। पूरे दिल्ली में जब उसका चुनाव हुआ नगर महापालिका का, तो सारे लोगों के टिकट काट दिए। ऐसे ऐसे काम किए इन लोगों ने, कभी सुना कि मतलब एक जितने लोग सबके टिकट काट दिए 100%। ऐसा गुजरात में पूरा पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। बहुत ही नाकुछ, और बिल्कुल जिन लोगों के बारे में कोई नहीं जानता, उनको पकड़ पकड़ के उनको मुख्यमंत्री बना देना वगैरह वगैरह, ये सारे काम तो ये लोग कर ही रहे थे। अब जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया। आप सोचिए, जगदीप धनखड़ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कतारों से नहीं आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की कतारों से नहीं आए हैं। सतपाल मलिक को राज्यपाल बनाया। ये सब बाद में संघ ने ये सब बातें मोदी जी को बताई, समझाई कि ये तुमने जो किया उसका देखो अब ये नुकसान तुम्हें उठाना पड़ रहा है। तो उस वक्त तक मोदी जी की हैसियत उनके सामने कुछ और थी। जिस दिन मोदी जी स्पष्ट बहुमत लाने में नाकाम हो गए, उस दिन मोदी जी की हैसियत बदल गई, और आज स्थिति यह है कि मोदी जी को वो लोग एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखते हैं जो कि जिसके ऊपर उसके लिए एक बड़ा अच्छा अंग्रेजी में शब्द है, लेकिन मैं उसकी हिंदी तलाश रहा हूं, मतलब जो है कि जिसके ऊपर उनकी नजदीकी नजर है कि ये व्यक्ति ठीक से सरकार चला रहा है कि नहीं चला रहा है, ये व्यक्ति अगले चुनाव में नेतृत्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, अगर इसको नेता बनाए रखा गया तो हम लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। इस बार 240 सीटें आई, ऐसा ना होगा अगली बार 190 रह जाएं। भाई 190 रहने में 50 सीटें ही तो कम होनी है, और 50 सीटें कम हो गई तो सरकार फिर नहीं बनेगी, बिल्कुल तय बात है। तो ये सब चीजें संघ ने अपनी कुछ कसौटियां बनाई हैं, मुझे पक्का यकीन है, और उन कसौटियों पर वो मोदी जी को नित्य प्रति कसता है।
नित्य प्रति कसता है, नित्य प्रति उनको देखता है उनका कसौटियों के ऊपर। बड़ा सवाल ये हो रहा है कि इन दिनों दो नाम बड़े करीबी हैं, शिवराज सिंह चौहान और गडकरी। गडकरी लगभग रुआंसे हो गए और कहा कि मेरे खिलाफ पेड न्यूज चला के मेरे को बदनाम करने की एथेनॉल वाले मामले में कोशिश की गई। लोगों के जहन में है कि कौन बदनाम कर रहा होगा गडकरी को, कौन गडकरी के ऊपर पैसे खर्च कर रहा होगा उन्हें बदनाम करने के लिए। आपको क्या लगता है? भाई ये तो बिल्कुल, इसमें इसके लिए कोई राजनीति का बहुत ज्ञानी होने की आवश्यकता थोड़ी ना है, ना कोई वरिष्ठ पत्रकार होने की जरूरत है। ये तो साधारण बच्चा भी कह सकता है कि भाई गडकरी के खिलाफ भाजपा के अंदर से ही खबर लीक हुई है। ये जो गडकरी के बेटे के खिलाफ जो खबर लीक हुई है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले गए, अदालत तक लोग चले गए ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कहीं थे किसी अदालत, बड़ी अदालत, हाँ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले गए कि जो एथनॉल मिक्स किया जा रहा है इससे लोगों के उसमें जो एवरेज आता है और 1 लीटर में कितनी कार चलती है, कितना वाहन चलता है, उसमें कमी हो रही है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें जो हुई हैं। और फिर अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से शिकायत की तो वो अदालत में जा सकता था, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इसको बाकायदा इसके ऊपर अफवाह के तौर पर उसको उड़ाया गया, इसके एक्स पे पोस्ट की गई, गडकरी जी की बेटे की तस्वीर पोस्ट की गई, ये सब बाकायदा किया गया, पूरी मुहिम उनके खिलाफ चलाई गई, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो जाहिर है कि वही लोग मुहिम चला सकते हैं जो गडकरी को भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष ना बन पाए, या अध्यक्ष बनाने में वो संघ अध्यक्ष बनाने में उनकी बात का कोई महत्व ना रहे, तो उससे रोकने के लिए ये सब किया जाता है। ये तो राजनीति में होने वाले जो पैलेस एंट्रीज कहते हैं, मतलब जो है सत्ताधारी सत्ता प्रतिष्ठान, यहाँ पैलेस तो कोई है नहीं, महल तो कोई है नहीं, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान है। सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर चल रही साजिशों का ही एक रूप है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उधर राजनीति जो है वो राहुल गांधी की भी दिन पर दिन सुर्खियों में रहती है। और रायबरेली में आए तो रायबरेली के मिनिस्टर दिनेश प्रताप सिंह उनसे भिड़ गए। दिनेश प्रताप सिंह जी का किसी जमाने में कांग्रेस पर जलजला होता था। मैंने देखा है कि पंजाब सरकार की तरफ से, कांग्रेस की हुकूमत की तरफ से 15-15, 17-17 गनर मिलते थे उनको, लेकिन फिर अमित शाह ने उनके ऊपर हाथ रखा। और रायबरेली की राजनीति में स्थिति यह है कि वहां की विधायक है अदिति सिंह, डॉन अखिलेश सिंह उनकी बेटी है, और योगी आदित्यनाथ की सबसे करीबी है वो अदिति सिंह। और दिनेश प्रताप सिंह और अदिति के बीच में 36 का आंकड़ा है। अमित शाह के कैंप में दिनेश सिंह, अदिति योगी आदित्यनाथ के कैंप में। तो दिनेश प्रताप सिंह की लोकल लीडर्स के नाते और प्रशासन पे पकड़ कम है, क्योंकि प्रशासन सीधा योगी आदित्यनाथ के अंडर में आता है। राहुल गांधी गए, मंत्री जी बिल्कुल फालन हो गए, पुलिस ने बल प्रयोग किया, तो मंत्री जी ने चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री को कि मोदी जी की मां के लिए अपमान कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री जैसी बर्ताव कर रहा जा रहा है रायबरेली में। पूरा घटनाक्रम योगी बनाम अमित शाह और राहुल गांधी ये हुआ है संजय जी, इसमें शायद ये हुआ है, अपने उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार से मेरी इस बारे में बातचीत हुई है, शायद इसके अंदर ये हुआ है कि इन्होंने योगी जी को जो चिट्ठी लिखी इन्होंने है, तो उसका तो कोई असर हुआ नहीं, या तो वो चिट्ठी उन तक पहुंची नहीं, उनको दी नहीं गई वगैरह, उधर से कोई मतलब कुछ हुआ नहीं। तो इन्होंने वो चिट्ठी फिर जो है वो भाजपा अध्यक्ष को लिखी, भूपेन्द्र चौधरी, हाँ भूपेन्द्र चौधरी को लिखी। अच्छा, उसका भी क्या असर होने वाला है? भूपेन्द्र चौधरी की हैसियत ही क्या है, वो तो अपने हटाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। वो तो अध्यक्ष के तौर पर निष्क्रिय है, पूरी तरीके से कोई काम तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो जानते हैं उन्हें किसी वक्त हटा दिया जाएगा ना। वो जो उनके पास उनके लोग जब जाते हैं कि भाई हमें नियुक्त वगैरह कर दो, तो नियुक्त करने से क्या फायदा है, अभी हम किसी भी मिनट हमें हटाया जा सकता है, उसके बाद दूसरा अध्यक्ष बनेगा तो नियुक्ति वो आकर फिर तुम्हें हटा देगा, उससे कोई फायदा नहीं कि हम तुम्हें नियुक्त करें। तो वो पूरी उत्तर प्रदेश की जो भाजपा की कमेटी है वो तो पूरी तरह निष्क्रिय पड़ी हुई है, अध्यक्ष समेत। तो वो उसको किसी किस्म का संज्ञान लेने की स्थिति में है नहीं वो। तो ये स्थिति है। अब वो जितना अपनी नाराजगी और नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए ये जो बयानबाजी कर रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह, लेकिन ये वो पब्लिक को बताने की हैसियत स्थिति में नहीं है कि पूरी भाजपा में भी हमारी चिट्ठी पे मंत्री जरूर है कि हमारी चिट्ठी पे कोई गौर करने वाला नहीं है, ना संगठन में ना सरकार में। कितना दुर्भाग्य है कि एक मिनिस्टर है और उसकी बात भी नहीं सुन रहा कोई। पहले भी एक में देखा होगा, एक राजमंत्री का दर्जा प्राप्त नेता वो धरने पे बैठ गई थी, राजमंत्री जी थाने में। क्या हो क्या रहा है? ये है कि जब सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है और उस केंद्रीकरण को ही श्रेयस्कर मान लिया जाता है, माना जाता है कि चुनाव जीतने का और सत्ता में बने रहने का
सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता पूरी तरीके से केंद्रित हो जाए। तब फिर सब लोग कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति की गुड बुक्स में, उस व्यक्ति की निगाह में चढ़ जाएं। तो सत्ता का कुछ थोड़ा बहुत रुतबा उनके पास रहता है, वरना बाकी लोग तो बस केवल दिखाने के लिए मंत्री होते हैं, दिखाने की शपथ लिए हुए होते हैं, बाकी तो कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें। तो यही स्थिति है, केंद्र में सत्ता केवल दो आदमियों के हाथ में है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में, बाकी कहीं किसी की कोई औकात नहीं है। जो लोग ये चाहते, आजकल कुछ राजनाथ सिंह जी का महत्व बढ़ गया है 2024 में करना, उससे पहले उनका भी महत्व नहीं था, बाकी किसी का और कोई महत्व नहीं है। वो लोग जो चाहते हैं वो करते हैं, ये स्थिति है। राजनाथ सिंह जी भी कुछ इसलिए हस्तक्षेप कर पा रहे हैं, पहलकदमी ले पा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके साथ चाहता है कि पूरे जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसका कामकाज, उसमें समन्वय की देखरेख वो करें। इसलिए उनका महत्व इतना बढ़ गया। उनके घर पे ही मीटिंगें होती हैं, वही नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पे आ गए हैं, वही सर्वदलीय सभाओं को संबोधित करते हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। सत्ता पूरी तरीके से महाकेंद्रित है, सुपर सेंटर्ड है, महाकेंद्रित है सत्ता, उत्तर प्रदेश में भी और वहां भी, बाकी किसी का महत्व हो गई। इस महाकेंद्रित सत्ता के बीच में कभी कोई गडकरी निकल आता है, कभी कोई शिवराज निकल आता है, कभी कोई वसुंधरा निकल आती है। मोदी जी को इस बुढ़ापे में भी, रिटायरमेंट से पहले भी चैन नहीं लेने दे रहे ये लोग नेता। इतने बड़े बड़े लेख लिखने पड़ रहे हैं। मोदी जी का बुढ़ापा तो जून 2024 में ही खराब हो गया था। देखिए, बहुत अच्छा होता मोदी जी पूरी तरीके से चुनाव हार जाते। क्यों? तो सत्ता से बाहर हो जाते, इससे क्या होता? बहुत अच्छा होता। वो 10 साल तक जम के अपने, आप देखिए बहुत सारे रिटायर्ड लोग जो है ना, जो वाइस चांसलर के पद पे थे हटा दिए गए, जो कभी कुछ किसी बड़े पद पे थे हटा दिए गए, तो वो कहते हैं लोगों से, वो कहते हैं कि हम जब तक रहे तब हमने शान से काम किया। तो फिर ये मोदी जी को ये अब की बार ट्रम्प सरकार और जर्मनी और जापान और ये सब चीन, ये सब कौन घुमाता? अरे वो तो मोदी जी बहुत पहले घूम चुके थे। मेरा कहना है कि जब वो चुनाव हार जाते तो फिर उनके मन में ये सवाल भी नहीं उठते, समझ जाते कि भाई हमारी पारी पूरी हो गई, हमने अपनी पूरी इनिंग खेल ली, हो गए, बस अब घर पे आराम से बैठते। वो उनको एक सरकारी बंगला मिल जाता और पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पे वो कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी यात्राएं कर सकते थे। कभी कभी लोगों को उपदेश दे दिया करते, अपना लोग उनसे राय लेने जाते तो अपना अनुभव से लाभान्वित करते उनको, तब उनका जीवन इस तरह का हो जाता। देखो आज स्थिति क्या है? आज की स्थिति है कि वो प्रधानमंत्री भी हैं, तरह तरह के दबाव में भी हैं, खिंचे हुए हैं, परिस्थितियां उनके लिए बड़ी विषम हो गई हैं। वह विदेश नीति का मंच हो, चाहे विदेश नीति का मैदान हो, चाहे अर्थनीति का मैदान हो, चाहे रक्षा नीति का मैदान हो, तरह तरह के चक्रों में फंसे हुए हैं। कोई दांव लग नहीं रहा है। ऑपरेशन सिंदूर किया, उस पर भी डुगडुगी नहीं पिट पाई कुछ भी। ट्रंप को अपना दोस्त बनाया, उस पर भी डुगडुगी नहीं पिट पाई, उल्टा हो गया, डुगडुगी फट गई। चीन गए वहां पर शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेने के लिए, वहां भी उल्टा हो गया। क्वाड के मेंबर हैं, क्वाड की मेंबरशिप की वजह से अगले दिन जो परेड होने वाली, परेड में भाग लेने से इनकार कर दिया क्वाड, उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो वो कुछ भी कर रहे हैं, दांव सीधा नहीं पड़ रहा है, दांव उल्टा पड़ रहा है। आज आपने कहा नहीं कि मैं कहता हूं कि जब बुरा वक्त होता है तो ऊपर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। ये वाकई में सही हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, आप मानते नहीं है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन वक्त देखिए, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त के दिन और रात। आपको तो गाने की अगली लाइन भी आया था कि वक्त जब खराब होता है ना तो हर तरफ से खराब ही होता रहता है। मोदी जी का वक्त खराब चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, दिल से बताइएगा बातचीत लगी कैसी। अच्छी लगी हो तो कम से कम 10 दोस्तों को ये लिंक भेजिएगा, उन्हें भी सुनने में मजा आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्यार के लिए, धन्यवाद।